नमस्कार बच्चों। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मनु ने राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। साथ ही मनु ने राजा में द्वित्व की कल्पना भी की है। लेकिन मनु की ये जो विचारधारा है वह पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रतिपादित देवी सिद्धांत तथा उनके द्वारा राजा की निरंकुशता पर बल दिए जाने से भिन्न है। मनु के राजा के कार्य या राज्य के कार्य का अध्ययन करने के पश्चात हमारे सामने एक प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या मनु का राजा निरंकुश है क्या? क्योंकि जो पाश्चात्य सिद्धांत है या पाश्चात्य जो विचारधारा है वो देवी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए राजा की निरंकुश शक्तियों पर बल देती है। जैसा कि फ्रांस का शासक लुई 14वां कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ, मेरी इच्छा ही कानून है। लेकिन मनु ने राजा को ऐसी निरंकुश सत्ता प्रदान नहीं की है। मनु राजा की सत्ता पर कई प्रकार के नियंत्रण लगाते हैं। पहला नियंत्रण है धर्म का नियंत्रण। मनु ने राजा को धर्म के अधीन रखा है और इस बात का प्रतिपादन किया है कि राजा का जो प्रमुख कार्य है वह प्रजा का पालन तथा उसकी रक्षा करना है। मनु ने राजधर्म का प्रतिपादन किया है और राजा को राजधर्म के अधीन रखा है। मनु ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि कोई राजा राजधर्म की अवहेलना करता है तो वह देवत्व के स्तर से गिर जाता है। इस प्रकार मनु शासक पर धार्मिक नियंत्रण की व्यवस्था करके उसकी स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाते हैं तथा उसे लोकहित में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं। दूसरा नियंत्रण जो मनु राजसत्ता पर लगाते हैं वह है संस्थागत नियंत्रण। और इस संस्थागत नियंत्रण के अंतर्गत जो मनु है वो पहला नियंत्रण राजा पर मंत्रिपरिषद का लगाते हैं। मनु इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि राज्य रूपी रथ का एक पहिया यदि राजा है तो दूसरा पहिया मंत्रिपरिषद है। अतः मनु इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि राजा को महत्वपूर्ण प्रशासनिक जो मामले हैं उनके संदर्भ में मंत्रिपरिषद से अनिवार्य रूप से परामर्श करके ही कार्य करना चाहिए। दूसरा जो संस्थागत नियंत्रण मनु लगाते हैं वह है कराधान का सिद्धांत। अर्थात मनु इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि प्रजा राजा को अपनी उपज का छठा भाग कर के रूप में देती है। अतः राजा का ये दायित्व बनता है कि वह प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों का भलीभांति निर्वाह करें। साथ ही मनु इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि राजा के द्वारा अनावश्यक रूप से कर लगाने और एकत्रित करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। कर लेने की राजा की शक्ति को मर्यादित करते हुए मनु कहते हैं कि जिस प्रकार जोंक, बछड़ा और मधुमक्खी थोड़े थोड़े अपने खाद्य क्रमशः रक्त, दूध और मधु ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार राजा को प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक कर लेना चाहिए। तीसरी जो बात मनु संस्थागत नियंत्रण के अंतर्गत राजा पर लगाते हैं वह है शक्तियों के विकेंद्रीकरण के रूप में लगाते हैं। अर्थात मनु ने राष्ट्र के प्रशासन के लिए उसको छोटी इकाई में विभाजन तथा शासकीय शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। मनु का मत है कि शासक की शक्तियों एवं कार्यों के विकेंद्रीकरण के माध्यम से भी राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर प्रभावी अंकुश रखा जा सकता है। तीसरा नियंत्रण जो मनु राजा की शक्ति पर लगाते हैं वह है राजा के लिए दंड विधान। अर्थात मनुस्मृति में राजा के लिए भी दंड का विधान है। मनु ने इस बात का प्रतिपादन किया है कि जिस अपराध में साधारण व्यक्तियों को केवल एक पन का दंड दिया जाता है उसी में राजा को अधिक ज्ञानी होने के कारण सहस्त्र पन दंड दिया जाना चाहिए। चौथी बात या चौथा जो नियंत्रण मनु राजसत्ता पर लगाते हैं वह है राजा के व्यक्तिगत गुण, प्रशिक्षण और दिनचर्या। मनु ने इस बात पर जोर दिया है कि राजा को कठोर प्रशिक्षण और कठोर दिनचर्या की व्यवस्था के अनुसार अपने कार्यों को व्यवस्थित करना चाहिए। मनु ने इस बात पर जोर दिया है कि राजा को विद्वान, जितेंद्रिय, न्यायी, विनीत और लोकप्रिय होना चाहिए। साथ ही मनु राजा की कठोर दिनचर्या पर बल देते हुए इस बात पर जोर देते हैं कि राजा की दिनचर्या इस प्रकार से निर्धारित की जानी चाहिए कि उसे भोग विलास के लिए कोई समय और शक्ति नहीं मिले।
इस प्रकार मनु स्पष्ट है कि मनु राजा की शक्ति पर प्रजा का प्रत्यक्ष और तत्काल तथा प्रभावी नियंत्रण तो स्थापित नहीं करते, लेकिन राजा की सत्ता पर परोक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित करते हैं तथा राजा को जनता के प्रति उत्तरदायी ठहराते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि मनु का राजा निरंकुश नहीं है। धर्म, मंत्री परिषद, कराधान की शक्ति, राजा की व्यक्तिगत दिनचर्या और कठोर प्रशिक्षण राजा